नमस्कार, मैं हूं रत्नाकर त्रिपाठी। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में, जिसमें हम चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ की सियासत की। छत्तीसगढ़ में यूं तो पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के निधन के बाद मरवाही में हो रहे उपचुनाव को लेकर सियासत गर्म है, लेकिन इससे इतर एक मसले पर सियासी हलकों में चर्चा शुरू हो गई है, और वो है कि क्या एक बार फिर यहाँ कांग्रेस में कलह मच गई है। ये चर्चा सूबे के कद्दावर नेता हेल्थ मिनिस्टर टीएस सिंहदेव के उस बयान के बाद शुरू हुई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने संघर्ष के दिनों में काम करने वाले कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर दिया है। सिंहदेव के इस बयान के बाद उन्हीं की सरकार के मंत्री अमरजीत भगत ने उन पर हमला बोल दिया है, तो बीजेपी जमकर चटखारे ले रही है। अपने इस कार्यक्रम में कांग्रेस की इसी कलह पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले टीएस सिंहदेव 2 दिन पहले अपने गृह क्षेत्र सरगुजा के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने कुछ ऐसा बयान दे दिया जिसने कांग्रेस के अंदर ही खलबली मचा दी है। अंबिकापुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से भेंट करने के दौरान सिंहदेव ने कहा कि ऐसा देखने में आ रहा है कि संघर्ष के दिनों में कांग्रेस के जिन कार्यकर्ताओं ने पार्टी को आगे ले जाने में भूमिका निभाई, उन्हें छोड़ पार्टी में नए जुड़े लोगों को महत्व दिया जा रहा है। उनका सीधा आरोप पार्टी में निष्ठावान कार्यकर्ताओं की अनदेखी की ओर था। स्वाभाविक है कि ये भाव है, इसको नकार करना जानते हुए एक सच्चाई को नकारने जैसा हो जाएगा कि लोगों के मन में एक असंतोष है कि बहुत समय बाद सरकार आई है और कार्यकर्ताओं को वो रिस्पांस नहीं मिल रहा, ये वो महत्व नहीं मिल रहा जो उनको उम्मीद थी कि उनको मिलना चाहिए। ऐसी स्थितियां हैं। सिंहदेव का बयान आने के बाद कांग्रेस में सनसनी फैल गई है, तो वही बीजेपी ने इसे सिंहदेव की उपेक्षा और कांग्रेस की कलह से जोड़ते हुए चुटकी लेने में कोई देर नहीं की। बीजेपी नेताओं ने कहा कि टीएस सिंहदेव बेचारे बोलते रहते हैं पर उनकी कोई सुनवाई नहीं होती, उनकी कोई नहीं सुनता। सिंहदेव बार बार इस्तीफा देने की बात करते हैं, लोगों के साथ न्याय होने की बात कहते हैं। अगर उन्हें सरकार को कोई सबक सिखाना हो तो उन्हें मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर सड़क पर आकर लड़ाई लड़नी चाहिए। टीएस सिंहदेव जी बेचारे बोलते रहते हैं पर उनकी कोई सुनवाई नहीं है और उनकी कोई सुनता भी नहीं है। मैं तो कहूँगा कि टीएस सिंहदेव जी बार बार इस्तीफा देने की बात, सुनवाई की बात, लोगों के साथ न्याय होने की बात करते हैं। वो घोषणा पत्र समिति के प्रमुख रहे हैं और टीएस सिंहदेव जी को अगर इस सरकार को सबक सिखाना है तो उनको मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे। टीएस सिंहदेव के बयान पर सिर्फ बीजेपी ने तंज नहीं कसा, कांग्रेस से भी उन पर वार हुए। कैबिनेट में टीएस सिंहदेव के साथी मंत्री अमरजीत सिंह भगत ने कहा कि टीएस सिंहदेव ने जो कहा वो उनके क्षेत्र की समस्या हो सकती है, इसे पूरे प्रदेश से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। भगत ने कहा कि सरगुजा में अगर कांग्रेस के निष्ठावान कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हो रही है तो उसके दोषी वहां से कांग्रेस की रहनुमाई करने वाले हैं, न कि पार्टी का नेतृत्व। अमरजीत के इस बयान के बाद कांग्रेस की कलह पर एक तरह से मोहर लग गई है, लेकिन बात यहीं पर नहीं रुकी। सिंहदेव ने फिर एक बयानी बम फोड़कर सनसनी मचा दी है। चुनावी माहौल में जब सारे कांग्रेसी भूपेश सरकार के काम गिनाकर मरवाही में जीत का दावा कर रहे हैं, वह टीएस सिंहदेव ने कहा कि मरवाही में वो जीतेगा जिसे वहां चुनाव मैदान से बाहर हुई जोगी कांग्रेस के वोट मिलेंगे। भाजपा वर्सेस कांग्रेस और बीच में जोगी कांग्रेस का अदृश्य फैक्टर कि उनको जो वोट जाते थे तो उसी पे सारी अटकलें लगी हुई हैं कि वो वोट जो उनको मिलता था, कांग्रेस को पिछली बार 20,000 वोट मिले थे और भाजपा को 27,000 मिले थे। अब उनके नहीं रहने में वोट किधर जाएंगे? अगर ये 70,000 वोट 35,000 दोनों को मिलेंगे तो भाजपा जीतेगी। आपको बता दें कि मरवाही में अमित जोगी अपना और पत्नी रेणु जोगी का नामांकन पत्र खारिज होने के बाद कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। वो अपने समर्थकों को ये बता रहे हैं कि कांग्रेस ने ऐसा उनके परिवार की राजनीतिक हत्या करने के लिए किया है। वही बीजेपी भी अमित का अप्रत्यक्ष समर्थन पाने के लिए उनसे सहानुभूति दिखा रही है।
ऐसे में टीएस के इस बयान को भी राजनीतिक जानकार पार्टी के खिलाफ ही देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ में टीएस सिंहदेव शुरू से ही कांग्रेस में नंबर 1 की स्थिति पर आने की कोशिश करते रहे हैं। इसके लिए कभी उनका अजीत जोगी से 36 का आंकड़ा चला तो 2018 के विधानसभा चुनाव में वो अपने को सीएम के दावेदार के तौर पर पेश करते रहे। जातीय समीकरण के चलते कुर्सी तो भूपेश बघेल के हाथ गई, लेकिन टीएस की टीस किसी न किसी रूप में बाहर आ ही जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो छत्तीसगढ़ में सरगुजा राजघराना कुछ नाराज तो दिख रहा है। पहले तो कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की बात कही टीएस सिंहदेव ने, उसके बाद उन्होंने ये आसार तक जता दिए कि यदि जोगी कांग्रेस को जो वोट मिलते थे मरवाई में, अगर वो स्प्लिट होकर आधे आधे बीजेपी और कांग्रेस के पास गए, तब भी वहां से उस उपचुनाव में बीजेपी की जीत होती दिख रही है। आगे इस मसले पर बात करेंगे। श्री चंद सुंदरानी, छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुंदरानी जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। नहीं, माफ करिएगा, मैं अभी प्रवक्ता नहीं हूँ, भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ, लेकिन चूंकि मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे, हम भूल सुधार लेते हैं। कोई बात नहीं, क्योंकि मैं 13 साल प्रवक्ता रहा हूँ, इसलिए वो जबान पे रहता है निश्चित रूप से। जी। सुंदरानी जी, बात आगे बढ़ाते हैं। टीएस सिंहदेव साहब का बयान निश्चित रूप से आपने भी सुना होगा। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस में जो समर्पित लोग थे उनकी उपेक्षा हो रही है। मेरा आपसे सवाल यह है कि बीजेपी इस स्थिति को अपने पक्ष में किस तरीके से देखती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस के मामलों में, आंतरिक मामलों में कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जहां तक टीएस सिंहदेव बाबा है, उनका बड़ा सम्मान है राजनीतिक क्षेत्र में। मेरे जैसा व्यक्ति भी उनके साथ विधायक रहा सदन में, मैं उनको बड़ा रिस्पेक्ट करता हूं, और मैं ही नहीं करता हूं, छत्तीसगढ़ की राजनीति में सभी राजनीतिक दलों में उनका सम्मान है, और वो बेबाक बोलते हैं। निश्चित रूप से कांग्रेस में उपेक्षित हो रहे हैं वे निष्ठावान लोग, इस बात से मैं पहले भी कहते रहा हूं, और पार्टी मीडिया के फोरम पे मैं इस बात को उठाते रहा हूं। और टीएस सिंहदेव बाबा ने जो मरवाई के बारे में जो निष्पक्ष आकलन किया है कि एक बहुत बड़ा तबका जो श्री जोगी जी के राजनीति में आने के बाद 2000 में जिस प्रकार से वो छत्तीसगढ़ की राजनीति में फिर से एंट्री किए थे, तो निश्चित रूप से मरवाई, उसके पहले भारतीय जनता पार्टी की सीट थी, हमारा एमएलए था, उसको रिजाइन करा के जोगी जी ने वहां पे चुनाव लड़ा था, और तब से आज दिन तक जोगी जी का वहां पे प्रभाव रहा। जोगी जी कांग्रेस से लड़ते रहे तो भी जीतते रहे, उन्होंने अलग दल बना के चुनाव लड़ा तो भी जीतते रहे। तो आज बड़ा वोट उनके साथ, और जिस प्रकार अमित जोगी जी के साथ छल कपट करके चुनाव मैदान से दूर किया है, कहीं न कहीं वो मतदाता रुष्ट है। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा वोट है वहां पे, अगर वो वोट शिफ्ट होता है तो कांग्रेस की जमानत जब्त होने की स्थिति आएगी। सुंदरानी जी, आपने अभी कुछ देर पहले हमने आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल जी के बयान सुना था। उन्होंने कहा कि अगर टीएस सिंहदेव साहब को इतनी वाकई फिक्र हो रही है तो उन्हें इस्तीफा देकर सड़क पर उतरना चाहिए। तो क्या भाजपा इस स्थिति को मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया वाले एपिसोड जैसा बनाने की स्थिति देख रही है? देखिए, ये तो देर सवेर होना है। हालांकि मैंने पहले ही कहा कि ये कांग्रेस का आंतरिक मामला है, हम आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते। कांग्रेस अपने आंतरिक कलह से सरकार गिरेगी, निश्चित गिरेगी। बहुत संतुष्ट करने का प्रयास भूपेश बघेल जी ने किया है, 45 विधायकों को पद पे बिठाया है, और भी विधायकों को बिठाने की तैयारी चल रही है। तो वो जो कुछ कर रहे हैं, लेकिन असंतोष की ज्वाला भटक रही है कांग्रेस, भड़क रही है कांग्रेस। जी, तो वही मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि क्या भारतीय जनता पार्टी इसे अपने लिए मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया वाले एपिसोड जैसी स्थिति के तौर पे देख रही है? देर सवेर तो वही होना है। जी। सुंदरानी जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रीचंद सुंदरानी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष,
उन्होंने दावा किया कि देर सवेर छत्तीसगढ़ में भी वही होने जा रहा है जो मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत के बाद कांग्रेस की सरकार जानने के तौर पर हुआ था। आपको याद दिला दें कि बृजमोहन अग्रवाल ने जिस तरीके से कहा है कि टीएस सिंहदेव को इस्तीफा देकर सड़क पर आ जाना चाहिए, उसी तरीके से सड़क पर आने की धमकी किसी समय पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दी थी। कांग्रेस में रहते हुए भाजपा ने लगातार उन्हें इस बात के लिए प्रवोक किया था कि वो इस्तीफा दे दें, सड़क पर आ जाएं, और जिस दिन कमलनाथ ने दिल्ली में कहा तो उतर जाएं सड़क पर, उसी दिन ये सारे एपिसोड का एक नया चरण शुरू हो गया। उसी दिन से बाद में ये हुआ कि सिंधिया ने इस्तीफा दिया, अपने समर्थक विधायकों के साथ भाजपा में आ गए और कमलनाथ की सरकार जाती रही। बृजमोहन अग्रवाल अब यही बात कर रहे हैं। श्रीचंद सुंदरानी का भी यही कहना है कि देर सवेर राज्य में स्थिति, यानी टीएस सिंहदेव दरअसल राज्य के उन नेताओं में से हैं जिन्हें अपने पॉलिटिकल बैकग्राउंड, जिन्हें अपने सोशल बैकग्राउंड, जिन्हें अपने फैमिली बैकग्राउंड और जिन्हें अपनी क्षमताओं के दम पर इस बात का पूरा यकीन था कि 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की बम्पर जीत के बाद वो ही मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। लेकिन क्योंकि जातिगत फैक्टर्स को ध्यान में रखना था, भूपेश बघेल जातिगत आधार पर दबाव बनाने में कामयाब रहे, इसलिए मुख्यमंत्री का पद उन्हें मिल गया था। उसके बाद से ही टीएस सिंहदेव अपने मन में कसक लेकर चल रहे हैं, एक खटास लेकर चल रहे हैं। जो अपने गृह क्षेत्र में गए, जब वो अपने अंबिकापुर में गए तो वहाँ उन्होंने इस बात को स्वीकारा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं के भीतर एक नाराज़गी पनप रही है। और ये बात उस समय और महत्वपूर्ण हो जाती है जबकि 2 राज्यों में कांग्रेस बहुत बड़े झटकों से गुजरी है। मध्य प्रदेश में तो जैसा हमने आपको बताया सरकार चली गई, राजस्थान में भी टीएस सिंहदेव जैसी या ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसी नाराजगी रखे सचिन पायलट ने भी अशोक गहलोत सरकार को लगभग गिराने की कगार पर ला दिया था, ले देकर कांग्रेस डैमेज कंट्रोल कर पाई। और अब तीसरा राज्य जो है छत्तीसगढ़, जहाँ टीएस सिंहदेव की नाराजगी के बाद ऐसा लग रहा है कि भाजपा को अब छींका फूटने का इंतज़ार है। भाजपा को इस बात का इंतज़ार है कि कब सिंहदेव की बगावत आगे की तरफ बढ़े और इस पार्टी के हक में कोई चीज़ें बनती दिख जाएं। हालांकि ये बहुत आसान नहीं दिख रहा है क्योंकि टीएस सिंहदेव का परिवार जिस तरीके से समर्पित रहा है कांग्रेस के लिए और जिस तरीके से भूपेश बघेल की सरकार में केवल स्वास्थ्य मंत्री बनाए जाने के बावजूद सिंहदेव ने संयम कभी भी नहीं खोया। बहुत ही कुछ मौक़ों पर ज़रूर उन्होंने अपनी पीड़ा का इजहार किया, लेकिन बाकी वे एक बहुत ही मॉडरेट किस्म की राजनीति में आगे बढ़ते रहे, बहुत ही संतुलित कदम लेकर आगे बढ़ते रहे। फिर भी राजनीति है, इसमें कुछ भी नहीं कहा जा सकता। एक दौर में यही माना जाता था कि बाकी चाहे जो जाए, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस कभी नहीं छोड़ेंगे। मगर बाद में जो कुछ हुआ सबने देखा। सिंधिया के बाद जब पायलट वाला एपिसोड आया तब भी माना जाता था कि पायलट भी कभी भी इस तरीके की चीज़ नहीं करेंगे, भले उन्हें राजस्थान में उप मुख्यमंत्री का पद दिया गया हो, बावजूद उसके वो अशोक गहलोत सरकार के साथ चलते रहेंगे। लेकिन एक समय ऐसा आया जब पायलट के सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ बगावत कर दी। मामला किसी तरीके से संभला, अशोक गहलोत की सरकार बच गई। लेकिन एक कहावत है मालवा में, बुढ़ी मर गई इसका गम नहीं, गम ये कि मौत ने घर का रास्ता देख लिया। तो मध्य प्रदेश की बगावत, राजस्थान की बगावत, ये सब मौत ने घर का रास्ता देख लिया जैसे हालात नज़र आ रहे हैं। सिंहदेव के साथ भी अब लगता है कि सब्र का पैमाना छलकना शुरू हो गया है। उनकी नाराज़गी जिस तरीके से खुल के सामने आई है और जिस अंदाज में उन्होंने सबसे बड़ी बात ये कहा कि मरवाही सीट पर यदि स्प्लिट होता है जोगी कांग्रेस का वोट 50-50 के रेशो में, तब भी भाजपा को फ़ायदा होगा। ये बयान बड़ा गंभीर प्रकृति का माना जा सकता है क्योंकि राजनीति में सामने वाले दल के लिए शुभकामनाएं जताने, सदिच्छा जताने का कोई चलन रह ही नहीं गया है। मध्य प्रदेश को ही ले लीजिए, यहाँ की 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। कांग्रेस की स्थिति के मुकाबले भाजपा बहुत ज़्यादा मजबूत दिख रही है, बहुत ज़्यादा आगे दिख रही है, सर्वे में नज़र आ रहा है, लोगों से बातचीत में नज़र आ रहा है। बावजूद उसके प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ एक नहीं 10 बार इस दावे को कह चुके हैं कि 28 की 28 सीटें कांग्रेस जीतने जा रही है। जाहिर सी बात है कि आत्मविश्वास बनाए रखने के लिए, पार्टी के लोगों में जोश बनाए रखने के लिए इस तरीके की बातें कही जाती हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में एक इतने स्थापित नेता द्वारा अपने गृह क्षेत्र में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में और मीडिया के सामने ये कहा जाना
कि मरवाही सीट पर यदि वोट स्प्लिट होता है, 70,000 जो वोट जोगी के परिवार को मिले थे, यदि वो 35,000 भाजपा और 35,000 कांग्रेस के पास जाते हैं तब भी बीजेपी जीतेगी। श्री सेन सुंदरानी जी ने भी कहा कि जिस तरीके से अमित जोगी के साथ छल कपट किया गया, या छल कपट शब्द पर आप ध्यान दीजिए, छल कपट कहकर वो एक तरीके से अमित जोगी को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं, भाजपा की तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। उसी तरीके से ब्रजमोहन अग्रवाल ने जब कहा कि टीएस सिंहदेव को इस्तीफा दे देना चाहिए, तो जाहिर सी बात है कि ल्यूक्रेटिव ऑफर किस्म की चीज़ होती है कि आप हमारे पास आइए, आपकी उपेक्षा हो रही है, आप परेशान हैं। वरिष्ठ पत्रकार प्रफुल्ल पारे रायपुर से हमारे साथ जुड़ गए इस विषय पर बातचीत के लिए। प्रफुल्ल जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, धन्यवाद। प्रफुल्ल जी, टीएस सिंहदेव का बयान आपने सुना होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में जमीनी कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हो रही है। उन्होंने कहा कि यदि मरवाही में जोगी कांग्रेस का यदि वोट स्प्लिट होता है दोनों पार्टीज में, तब भी बीजेपी जीत जाएगी। क्या आप छत्तीसगढ़ में ज्योतिरादित्य और सचिन पायलट एपिसोड की पुनरावृत्ति की आहट सुन सकते हैं? देखिए, चूंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के पास 69 सीटें हैं, तो ऐसी स्थिति। प्रफुल्ल जी से हमारा संपर्क कट गया, हम दोबारा उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। तो सिंहदेव के बयान पर प्रफुल्ल पारे जी की राय अभी फिर से हम कोशिश करेंगे कि हमें मिले, लेकिन ये जो एपिसोड है, ये सारी की सारी चीज़ें कम से कम मरवाही सीट पर कांग्रेस की उम्मीदों को कम करता नज़र आ रही हैं। कांग्रेस पर पहले ही आरोप लग रहा है कि मरवाही से उसने बाहरी प्रत्याशी को उतार दिया है, मरवाही से उसने कुछ वोटों की खातिर एक ऐसे प्रत्याशी को टिकट दे दिया है जिसका कोई बहुत बड़ा जनाधार नहीं है। उन सब के बीच में टीएस सिंहदेव जैसे नेता की नाराज़गी का सामने आना कांग्रेस के लिए अच्छे संकेत नहीं कहे जा सकते। और जहाँ तक अमित जोगी की बात है, तो अंतागढ़ टेप प्रकरण जो हुआ था, जिसमें माना गया था कि रमन सिंह और अजीत जोगी के बीच बातचीत का कुछ सौदेबाजी का टेप है, उस मामले को लेकर जिस तरीके की स्थितियां सामने आई, तो उससे यही लगा था कि बीजेपी को मजबूत करने के लिए, कांग्रेस के खिलाफ मजबूत करने के लिए कुछ भी कदम आगे बढ़ाए जा सकते हैं अजीत जोगी की पार्टी की तरफ से। प्रफुल्ल पारे जी फिर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। प्रफुल्ल जी, आप अपनी बात कृपया जारी रखें। मैं ये कह रहा था रत्नाकर जी कि चूंकि कांग्रेस के पास एक बहुत विशाल आंकड़ा है, मतलब विधानसभा में, इसलिए मध्य प्रदेश या राजस्थान जैसी स्थिति निर्मित होगी, ये तो थोड़ा असंभव सा लगता है। लेकिन ये बात जरूर सच है कि टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल के बीच जो है वो दरार जो है वो बहुत तेज रफ्तार से बढ़ रही है। मतलब वो उनके संबंध जो है वो लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। अभी हाल ही में जो एक हाथियों का अभ्यारण्य है, हाथियों की समस्या छत्तीसगढ़ में आप जानते हैं कि, और खासकर सरगुजा में बड़ी समस्या होती है। तो हाथियों का अभ्यारण्य जब बढ़ाने की बात आई, तो उसमें 30 गांव जो थे वो सरगुजा से, उनको शामिल किया जाना था उस अभ्यारण्य में। इसका खुलकर विरोध किया टीएस सिंहदेव ने, और उन्होंने साफ साफ कहा कि मैं सरकार के इस फैसले के साथ नहीं हूं। और उन्होंने ग्रामीणों से भी कहा कि अगर कोई आपके पास सरकारी कर्मचारी आता है और जमीन देने की या बात कहता है, तो आप उसे बिल्कुल ना सुने, फैसला अपने मन से लें। मतलब टीएस सिंहदेव इस स्तर तक जा चुके हैं। अब इसका नतीजा क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि इसमें हाईकमान का अभी तक कोई हस्तक्षेप हुआ नहीं है। तो निश्चित ही जब ये विवाद बढ़ेगा तो हाईकमान बीच में आएगा। जैसे मध्य प्रदेश से सबक लेकर राजस्थान में प्रियंका गांधी ने जो दिलचस्पी दिखाई, वैसा कुछ यहाँ पर भी हम उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन प्रफुल्ल जी, आपने कहा कांग्रेस का जो यहाँ पर विशाल आंकड़ा है, उसके चलते ऐसी स्थिति नहीं बन पाएगी फिलहाल। लेकिन जो दरार का भी आपने जिक्र किया, और उस दरार के अंदर से जो दृश्य दिख रहे हैं, आप जानते हैं राजनीति में अब कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं रह गई है। मध्य प्रदेश में जितना बड़े स्तर पर दल बदल हुआ था सिंधिया के नेतृत्व में, क्या टीएस सिंहदेव के पास उतने विधायक हो सकते हैं? हालांकि एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन लग सकता है ये, लेकिन फिर भी विधायकों की संख्या के लिहाज से
टीएस सिंहदेव आपको ज्योतिरादित्य सिंधिया के कितने आसपास नजर आते हैं छत्तीसगढ़ में? नहीं, देखिए बहुत अंतर है, बहुत ज्यादा अंतर है कि जो टीएस सिंहदेव का जो प्रभाव क्षेत्र है वो केवल 14 या 15 सीटों तक है जो सरगुजा में आती है, और उनका जो इलाका है वहां से ही उनके कुछ विधायक जो ऐसे हैं जो उनके साथ नहीं है, जो अब भूपेश बघेल के कैंप में चले गए हैं। जैसे मैं बताऊं, अमरजीत सिंह भगत जो उन्हीं के खास हुआ करते थे किसी जमाने में टीएस सिंहदेव के, अब वो भूपेश सरकार में मंत्री हैं और वो बाबा के खिलाफ हैं। तो भूपेश बघेल तो बाबा के जो समर्थक लोग हैं उन्हीं को मतलब उपकृत करने में कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं, अपनी तरफ लाने में कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। अभी उन्होंने जो 15 संसदीय सचिव बनाए, 13 मंत्री हो गए वो खुद, और निगम मंडल जो है उनमें उन्होंने तमाम विधायकों की नियुक्ति की। तो वो किसी भी विधायक को नाराज नहीं कर रहे हैं, और अभी आने वाले समय में 10 ऐसे विधायक पर बचे हैं जिनके पास कोई पद नहीं होगा। बाकी लगभग सभी 60-65 विधायकों को वो संतुष्ट कर चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में टीएस सिंहदेव का तत्काल कोई सेंध लगाना मतलब कांग्रेस में, ये थोड़ा सा मुझे मतलब असंभव तो नहीं कहता, लेकिन कठिन जरूर है, और उसके ऐसा कुछ उसका समीकरण बनता दिखता भी नहीं है। और सिंधिया जी की परिस्थितियां थोड़ी सी अलग, मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में वो परिस्थितियां अलग थी, यहाँ की कुछ परिस्थिति थोड़ी मुझे अलग प्रतीत होती है। जी, आप ये और हम आपसे जानना चाहेंगे कि सिंहदेव का गुस्सा तो रह रहकर सामने आ रहा है। आपने हाथियों वाली बात बताई जिनके लिए गांव सुरक्षित किए जाने थे, और जिस मसले पर हम चर्चा करूँ सबने देखा भूपेश बघेल कैंप की तरफ से, जैसा आपने बताया कि जो मंत्री हैं उनके भगत जो अब भूपेश बघेल के साथ हो गए, उनका भी हमने दिखाया भी जिक्र जो उन्होंने कहा था टीएस सिंहदेव के लिए। लेकिन क्या खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से किसी तरीके का कोई रिएक्शन आया इस मामले में? नहीं। देखिए, भूपेश बघेल बहुत इन मामलों में चतुराई से काम ले रहे हैं। वो एक मतलब घुटे हुए पॉलिटिशियन हैं। वो अपनी तरफ से ऐसा कुछ भी बयान अभी तक उन्होंने नहीं दिया है, और वो बचते हैं इस बात को लेकर के। हाँ, लेकिन भीतर जरूर मतलब ऑफ द रिकॉर्ड जो बातें हैं उनमें जरूर वो इस तरह की प्रतिक्रियाएं करते हैं। और इनके बीच में अच्छा, अभी पहले ये लोग एक गाड़ी में चला करते थे। जब राहुल गांधी शपथ ग्रहण में आए थे तो उसके बाद ये दोनों अलग अलग गाड़ियों में जाने लगे। तो राहुल गांधी ने खुद प्रतिक्रिया की थी कि क्या बात है, आप दोनों के रास्ते क्यों अलग अलग हो रहे हैं। तो ये तो विवाद जिस दिन से भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने हैं उस दिन से ही ये दरार पड़ चुकी थी, लेकिन ये कम होने की बजाय ये बढ़ रही है। अब ये कितनी बढ़ेगी, और इसमें टीएस सिंहदेव अगर खुलकर भी सामने आते हैं तो वो सरकार को गिरा पाएंगे या नहीं गिरा पाएंगे, ये तो मतलब थोड़ा सा कठिन सा लगता है, क्योंकि विधायकों की संख्या बहुत है। अगर ये संख्या कम होती तो एक बार हम कल्पना कर सकते थे कि ऐसा हो सकता है मध्य प्रदेश की तरह, या लेकिन संख्या बल मजबूत होने की वजह से थोड़ा सा ये मुश्किल लगता है। प्रफुल्ल जी, आखिरी सवाल था आपसे, इस सारे एपिसोड में कांग्रेस की जो छत्तीसगढ़ प्रदेश इकाई है उसका रुख क्या किसी के पक्ष में दिख रहा है या किसी के विरोध में? देखिए, कांग्रेस तो जो सत्ता में है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, वो उनके साथ ही खड़ी दिखती है। इसमें कहीं कोई मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कि कांग्रेस में कुछ बहुत ज्यादा अंदर असंतोष है, और वो जैसे जैसे पता चलता है भूपेश बघेल उसको खामोश करते जा रहे हैं। भूपेश बघेल के पास सूचनाएं जो पहुंचती हैं और उस पर वो काफी ध्यान भी दे रहे हैं, क्योंकि उनको ये बात पता है कि टीएस सिंहदेव कभी भी मतलब लगातार जो है वो उनके खिलाफ हैं, ये बात वो जानते हैं। तो इसीलिए वो उन्होंने अपने पसंद के जितने जिलाध्यक्ष बने थे लगभग उनकी मर्जी से बने थे कांग्रेस के, तो संगठन में से उनको काफी फीडबैक मिलता है, उस पर वो काम भी करते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं कि कांग्रेस के
कुछ जिला अध्यक्ष पहुंचे कि जो 6,000-7,000 करोड़ रुपए का काम प्रफुल्ल जी आपको यहाँ माफी के साथ रोकना चाहेंगे। चंद्रशेखर शुक्ला जी कांग्रेस नेता छत्तीसगढ़ से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। शुक्ला जी स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी नमस्कार। ये टीएस सिंहदेव साहब ने जो कहा है कि प्रदेश में लगता है कि निष्ठावान कांग्रेसियों की उपेक्षा हो रही, और उन्होंने ये इस बात के आसार जता दिए हैं कि मरवाही सीट पर बीजेपी की जीत हो सकती है। किस रूप में देख रहे हैं आप इसको, अपनी पार्टी के घमासान को? देखिए, आपकी जो दोनों इंटरप्रिटेशन है वो गलत है जी। आपकी प्रस्तुति ही दोनों चीजों में गलत है। टीएस बाबा साहब ने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कोई लड़ाई को हल्के से नहीं लेने का संदेश दिया है। मरवाही हम जीतेंगे और बड़ी मार्जिन से जीतेंगे, अद्भुत मार्जिन से जीतेंगे, और पूरे देश में संदेश जाएगा कि कांग्रेस के कार्य बोलते हैं, दिखते हैं जी। रही बात की कार्यकर्ताओं के नाराजगी की, तो मैं आपको बता दूं, बाबा साहब कार्यकर्ताओं से हृदय से जुड़े हुए हैं, और इतनी बड़ी जीत में लोगों की अपेक्षाएं भी बड़ी हैं। तो कहीं थोड़ी बहुत परिस्थिति ऐसी होंगी जिसको लेकर उन्होंने कहा है, लेकिन उसका कहने का अर्थ यह नहीं कि कार्यकर्ता नाराज है। उनके कहना है कि लोगों की अपेक्षाएं ज्यादा है। लेकिन अपेक्षा ज्यादा तो निश्चित तौर पर स्वाभाविक है। 15 साल बाद सरकार में हर किसी ने बेहतर मेहनत किया है, और हर किसी के मन में सपना था कि हम एक सुंदर छत्तीसगढ़ बनाएंगे, और सभी त्वरित परिणाम चाहते हैं। तो वो त्वरित परिणाम तो संभव नहीं, क्योंकि परबत सिंह ने बदहाल राज्य छोड़ा है, तो थोड़ा सा समय तो लगता है। तो इन्हीं बात को उन्होंने कहा है, और उसका आप लोगों ने जो प्रेजेंटेशन है वो उसको विपरीत नहीं प्रेजेंटेशन शुक्ला जी हमारा नहीं है। आप ही की सरकार में जो मंत्री हैं भगत, आप मेरी बात सुन लीजिए एक सेकंड। आप ही की सरकार में जो मंत्री हैं भगत साहब, उन्होंने कहा है कि अगर वहां पर इस तरीके की स्थिति है सरगुजा में, तो इसके लिए वो लोग जिम्मेदार हैं जो उस जगह का विधानसभा में प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इसमें हमारा इंटरप्रिटेशन कहां से आ गया? अब भगत साहब ने क्या बोला मैंने तो सुना नहीं है। बाबा साहब जो कहा, मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों को उसमें गलत प्रेजेंटेशन हुआ है। जी। और जैसा कि मैंने बताया कि बड़ी जीत, बड़ी अपेक्षाएं और त्वरित निवारण, ये तीनों चीजें जो है, जो थोड़ा सा समय तो लगता है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि किसी के पास जादू की छड़ी हो, अलाउद्दीन का चिराग हो, तो थोड़ा समय तो लगता है। उसी उत्कार को उन्होंने कहा है, अन्यथा ऐसी कोई स्थिति नहीं है। और बाबा साहब और भूपेश बघेल के नेतृत्व में सरकार बहुत अच्छी चल रही है, दमदारी से चल रही है, और कहीं कोई कमी नहीं है। ठीक है, चंद्रशेखर शुक्ला जी हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे छत्तीसगढ़ से कांग्रेस नेता चंद्रशेखर शुक्ला, जिन्होंने कहा कि इस तरीके के विवाद की कोई स्थिति नहीं है, फिर भी बगैर आग के धुआं दिखता नहीं है। कुछ ना कुछ सुलगता हुआ, कुछ ना कुछ धुआं निकलता हुआ नजर आ रहा है। आगे जाकर ये आग भड़केगी या उस पर काबू पा लिया जाएगा, ये देखना रोचक होगा। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए, अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।